चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। चलिए शुरू करें। यदि सभी लोग आ गए हो, रेडी हो, तो आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है कि जब ब्रिटिश भारत में आए और जिस तरीके से उन्होंने प्लासी का और फिर बक्सर का युद्ध जीता, तो बक्सर का युद्ध जीतने के बाद उनके पास में बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी अधिकार आए। उस समय जो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, इलाहाबाद की संधि के द्वारा शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी अधिकार दिए। मतलब वहां से पूरा टैक्स कलेक्शन करने का जो अधिकार था, भू राजस्व वगैरह लेने का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस भू राजस्व को वसूलने के लिए नए नए तरीके आजमाए, नए नए परंपराओं को जन्म दिया और इस कोशिश में उन्होंने कई सारे जो है भूमि जो आदिवासियों के, जनजातियों के पास थी, उसमें भी दखल दिया। आदिवासियों को भी कर के दायरे में लाया गया, उनसे भी भू राजस्व मालगुजारी वसूल की जाने लगी और सबसे बढ़कर उनको भी लालची, गिद्ध महाजनों के, सूदखोरों के और जमींदारों के हवाले कर दिए। जो परंपरागत रूप से आदिवासियों के, जनजातियों के अधिकार हुआ करते थे जमीन के ऊपर, वो उनसे छीन लिए गए। अब वहां पर नए प्रकार के जमींदार आ गए, नए प्रकार के कानून लागू किए गए और उन आदिवासियों को अपनी ही जमीन से जो है बेदखल किया जाने लगा, उनका शोषण किया जाने लगा। और इस प्रकार से कई सारी समस्याएं जब पैदा हुई तो आदिवासियों ने, जनजातियों ने विद्रोह किए। एक के बाद एक कई सारे इलाकों में जहां जहां अंग्रेजों ने उनके परंपरागत अधिकारों पर, उनकी सारी अवधारणाओं पर, संस्कृति पर हमले किए, उन्होंने विद्रोह किए। तो ऐसे ब्रिटिश काल में कई सारे आदिवासी या जनजातीय विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वैसे आप सब जानते हैं कि अंग्रेजों के भारत में आने के बाद जिस प्रकार की नीतियां उन्होंने अपनाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने, चाहे वो भू राजस्व नीति हो, चाहे वो आदिवासियों को लेकर नीति हो, सामाजिक धार्मिक नीति हो, सांस्कृतिक नीति हो, इस सब को लेकर भारतीयों में जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ, रोष उत्पन्न हुआ। और इसीलिए आप बहुत सारे विद्रोह देखते हैं। कभी किसान विद्रोह कर रहे हैं, तो कभी आदिवासी विद्रोह कर रहे हैं, कभी नागरिक विद्रोह हो रहे हैं, कभी सिपाही विद्रोह हो रहे हैं। तो ये क्या था? ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी। अंग्रेजों ने भारत में जितना भी एक प्रकार से क्रिया, मतलब एक्शन किया हमारे साथ, उसका रिएक्शन था ये सब। पिछले सेशन में मैंने आपको भारत में हुए प्रमुख किसान विद्रोह बताए थे कि भारत में जो प्रमुख किसान विद्रोह अंग्रेजों के काल में हुए थे वो क्यों हुए थे, उसके पीछे क्या कारण थे। आज के सेशन में उसी कड़ी में हम लोग जनजातीय या आदिवासी विद्रोह के बारे में बात करेंगे। आखिर जानने की कोशिश ये करेंगे कि भोले भाले सीधे साधे आदिवासियों ने, जिन्हें कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते, वो प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति के साथ उनका एक अलग ही जुड़ाव होता है और उनकी अपनी ही एक पूरी व्यवस्था है ना। आदिवासी आपको पता है आमतौर पर जनजातीय लोग जंगलों में, एकांत में, अपने कबीलों में रहते हैं, उनका एक सरदार हुआ करता है और इस तरीके से वो जो है ना किसी को परेशान करते थे और न ही किसी को उनको लेना देना था। कारण ये है, मतलब जानने की जरूरत है कारणों को कि आखिर भोले भाले आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार क्यों उठाए, आखिर इन्होंने विद्रोह क्यों किए। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जनजातीय विद्रोह के कारण, और आप कोई भी जनजातीय विद्रोह ले लो, जितने भी विद्रोह ब्रिटिश काल में जनजातियों के हुए हैं वो सारे इन्हीं कारणों को लेकर हुए। बेसिकली मुख्य रूप से यही कारण आपको हर विद्रोह में कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आदिवासियों की सिर्फ 3 चीजों को लेकर लड़ाई थी। 3 चीज, जल, जंगल और जमीन। ये जो 3 चीजें हैं ना, इनको लेकर वो बहुत सेंसिटिव थे। दरअसल पीढ़ी दर पीढ़ी, न जाने कब से, कितने पुरातन समय से इन तीनों चीजों पर उनका अधिकार था और इनका वो प्रयोग भी करते थे, उपयोग करते थे और इनका संरक्षण भी करते थे। 3 चीज कौन सी? जल, जंगल और जमीन। इनको लेकर वो बिल्कुल दखल बर्दाश्त नहीं करते थे। और अंग्रेजों के पहले भारत में जितने भी आपने देखा होगा राजा महाराजा आए, वंश आए, जिन्होंने भारत पर शासन किया, उन्होंने इन चीजों को लेकर आदिवासियों के साथ छेड़छाड़ नहीं की, इनकी इन चीजों पर जो है दखल नहीं दिया, इनको इनके हिसाब से रहने दिया, जीने दिया। लेकिन अंग्रेज जो थे ना, वो बहुत लालची थे। उनकी जो है ना भूख की कोई सीमा नहीं थी। उनको अगर आप पूरी दुनिया का धन जो है ना
वो भी एक साथ दे दो कि ये सब आप रख लो, तो भी उनको जो है कम पड़ जाएगा, ये हालत थी। तो उनके लालच की सीमा ही नहीं थी, और ऐसी स्थिति में उन्होंने जनजातियों की इन चीजों के ऊपर भी दखल देना शुरू कर दिया, उनको भी जो है दायरे में लेना शुरू कर दिया, और ये 3 चीजों की वजह से उन्होंने जो है क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। समझ में आ रहा है आपको? बस ये ध्यान रखना, जल, जंगल और जमीन, 3 चीजें। अब किस तरीके से विद्रोह हुए, उनके क्या कारण थे, उसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब यह है कि आदिवासियों की जो एक व्यवस्था थी आर्थिक, उसको अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरह से जो है बाधित किया। उन्होंने उनके ऊपर नए नए टैक्सेस लगा दिए। पहले उन पर वो टैक्सेस नहीं हुआ करते, अब उनको भी कर के मालगुजारी के दायरे में आपको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो आर्थिक रूप से वो कमजोर हुए, क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा होता है। आपको पता अंग्रेजों के लगान की दर कितनी होती थी, देने के बाद कुछ बचता ही नहीं था। तो वो इतने ज्यादा दयनीय स्थिति में पहुंच गए आर्थिक रूप से कि उनके जो है घर बार भी बिक गए, उनकी जमीनें बिक गई, यहाँ तक कि वो कर्जदार हो गए, ऋणी हो गए। और उन महाजनों ने, कर्जदारों ने, जमींदारों ने उनके जो है जमीनें को छीन लिया, उनका शोषण किया, उनके साथ मारपीट तक की, और उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। पुलिस उनकी नहीं सुनती थी, कोर्ट कचहरी उनकी नहीं सुनते थे। तो एक कारण था आर्थिक, सबसे बड़ा कारण यही था कि उनको नए नए करों के दायरे में लाया गया, नई नई व्यवस्थाओं के साथ उनको जोड़ दिया गया, और इसकी उनको आदत नहीं थी। मैंने आपको पहले भी कहा कि आपका अगर मान लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपका किसी चीज के ऊपर दावा है, अधिकार है, वो आपकी विरासत है, और अचानक से कोई दिन उसको छीन ले कोई, तो कितना दुख होगा। तो वैसे ही इनकी जमीनें छीनी गई और इनके अधिकारों को समाप्त कर दिया। जितने भी इनके अधिकार हुआ करते थे, पूरा जंगल इनका था, क्योंकि जंगल के साथ इनका पुराना नाता है, इन्होंने ही उसको संरक्षित किया है, इन्होंने ही उसको बढ़ावा दिया और हमेशा जो है उसके साथ रहे। तो वो सारी चीजें आर्थिक कारणों में आ गई। अब ये भी आम किसानों की तरह कर्जदार हो गए, इनकी भूमि पर जमींदारों का कब्जा हो गया, इनकी भूमि इनसे छीन ली गई, ये सारी चीजें। दूसरा, आर्थिक कारण के बाद आता है प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण भी था जिसकी वजह से आदिवासियों ने हथियार उठाए। एक तो इनके साथ नए नए व्यवस्था जोड़ दी गई, सेना, पुलिस, प्रशासन, इनको आदत नहीं थी। अब ये सारे जो है प्रशासनिक रूप से इनसे जुड़ गए। तब इनके इलाकों में सेनाएं तैनात होने लगी, पुलिस वाली व्यवस्था आ गई। मतलब जो चीज पहले गांव के चौपाल पर मुखिया द्वारा तय की जाती थी, सरदार द्वारा तय की जाती थी, उसके लिए अब थाना जाना पड़ता है, पुलिस कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। तो प्रशासनिक कारण भी रहा, नए नए कानूनों के दायरे में लाए गए, नए नई व्यवस्थाएं इनके साथ जोड़ी गई। फिर सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां, अंग्रेजों ने भारत में कई सारी ऐसी नीतियां बनाई जिससे आदिवासियों की जो सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं थी उनमें दखल हुआ। कई सारी आपने देखा होगा, आदिवासी लोग जो होते हैं ना, वो अपनी परंपराओं को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनको फॉलो करते हैं और उनमें किसी प्रकार का दखल उनको बर्दाश्त नहीं है। अगर आप उनसे कहो कि ये चीज नहीं करना है, वो नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी कर लो आप, ठीक है, क्योंकि वो परंपरागत रूप से उस चीज को करते आए। अब इन्होंने कई सारे कानून बना दिए, जैसे एक होंड जनजाति में नर बलि की प्रथा, ठीक है, नर बलि की प्रथा चलती थी और अंग्रेजों ने उस प्रथा पर रोक लगा दी। और ऐसी कई सारी सांस्कृतिक नीतियां बनाई जिससे इनकी संस्कृति में जो है परेशानी इनको पैदा हुई और ये जो है नाराज हुए। विद्रोह इंसान तभी करता है जब वो गुस्सा, जब वो नाराज होता है, और ये सारे कारण है आदिवासियों के नाराजगी के। इतना ही नहीं, चूंकि ये भोले भाले थे, पढ़े लिखे नहीं थे, सीधे साधे थे, है ना, तो इनसे काम भी करवाया गया, इनका जबरदस्त शोषण किया गया। आप मानेंगे अंग्रेजों ने आदिवासियों से बहुत ज्यादा जो है एक प्रकार से जानवरों की तरह काम लिया। कहीं सड़क बन रही है तो उनसे काम करवा रहे हैं, ठीक है, कहीं पर उनका और कोई काम चल रहा है तो उसमें भी आदिवासियों से काम करवाया जा रहा है। तो इस तरह से जनजातियों से जबरदस्ती मजदूरी करवाई गई, उनसे श्रम करवाया गया, काम करवाया गया, और ये भी जबरदस्ती मजबूर करके करवाया गया। तो एक प्रकार से ये शोषण था और ये सारी चीजें जिम्मेदार थी, कारण थी आदिवासियों के विद्रोह। समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो ये तो मैंने आपको जनजातीय विद्रोह के कारण बताए। अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख जनजातीय विद्रोह। हालांकि मैं आपको स्वरूप भी बता दूं कि जनजातीय विद्रोह कैसे थे। एक्चुअली जनजातीय विद्रोह की सबसे बड़ी खासियत ये थी
कि ये किसी एक नेतृत्व के अधीन होकर करते थे। जैसे इनका कोई नेता होता था, कभी बिरसा मुंडा, कभी सिद्धो कानू, कभी चक्र बिसोई, आपने कई नाम सुने होंगे। और ये जो होते थे ना, ये मानते थे कि इनके जो नेता है ना वो एक प्रकार से सर्वशक्तिमान है, उनमें देवीय शक्तियां हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। तो ये ऐसा मानते थे कि इनके नेता में देवता है, भगवान है, और वो जो है इनको बचाएगा, वो कुछ भी होगा तो होने नहीं देगा। इसके साथ साथ वो इनको मुक्ति दिलाएगा। ये भी था कि ये जो विद्रोह थे ना, ये सारे पारंपरिक हथियारों से किए गए। इनके पास में तीर, कमान, भाले, कुलचे ये हुआ करते थे। अब अंग्रेजों से आप कैसे लड़ोगे जब उनके पास बंदूकें हैं, आधुनिक हथियार हैं, और आपके पास में जो है तीर कमान है। ये तीर कमान से लड़ते थे, पर इनमें साहस गजब का था। ये जानते हुए कि सामने वाले के पास में बंदूक है, आधुनिक हथियार है, सब कुछ है, तोप है, इसके बावजूद आप उसे तीर कमान से भिड़ जा रहे हो, ये आपका साहस दिखाता है, बलिदान की भावना। तो ये काफी साहसी रहे सारे विद्रोह। हालांकि बहुत सारे विद्रोह असफल हो गए, ठीक है। आदिवासियों के विद्रोह की असफलता का कारण भी यही रहा। समझ गए यहां तक आप लोग? चलो अब एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला विद्रोह है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह को आदिवासियों के विद्रोह में, सारे आदिवासी विद्रोह में सबसे पहला महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। यह विद्रोह राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में हुआ था और पहाड़िया जनजाति से जुड़ा है। पहाड़िया जनजाति वहीं पर रहती थी जहां पर संथाल जनजाति, पहले ये एक्चुअली यही लोग वहां रहते थे और अंग्रेजों ने वहां पर संथालों को लाकर बाद में बसाया था। वही राजमहल, भागलपुर और इसका इस पास जो इलाका है ना, भारत के वर्तमान के झारखंड और पश्चिम बंगाल के आसपास, वहां राजमहल की पहाड़ियों में बसी हुई एक लड़ाकू जनजाति थी पहाड़िया। इस विद्रोह को भूमिज विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। भूमिज, बहुत सारे अलग अलग समय पर इन लोगों ने विद्रोह किए और 1834 तक ये चलता रहा। इन्होंने अपने क्षेत्र का अतिक्रमण किए जाने के विरोध में सशस्त्र विद्रोह किया था। दरअसल ये जनजाति एकांतवासी थी, स्वतंत्र थी, इनके जीवन में किसी भी तरह का कोई दखल कभी पहले किसी ने नहीं दिया। जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इनके अधिकारों में, इनके क्षेत्र में दखल देना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे, पहले एक समय ऐसा भी था कि कभी अकाल या किसी विशेष परिस्थितियों में ये मैदानी इलाकों में जाके गांव में लोगों को, किसानों को लूट भी क्या लिया करते थे, लूटपाट भी मचाया करते थे। कई बार ऐसा भी था कि इनको अगर आप कुछ पैसा दे दें, नजराना दे दें, कुछ उपहार दे दें, तो ये आपको लूटते नहीं थे, ये आपको छोड़ दिया करते थे। तो इस तरह से इनकी एक व्यवस्था थी और इस पूरी व्यवस्था को अंग्रेजों ने भंग किया। एक समय यह भी आया कि अंग्रेजों ने इनको चुन चुन कर मारा, इनको पकड़ पकड़ के मारा गया और वहां से भगाया गया। वहीं पर लाके बाद में जो है संथालों को बसाया गया और उस इलाके को दामिने कोह के नाम से जो है आगे जाना गया। तो ये सशस्त्र विद्रोह इन्होंने किया था 1778 के आसपास और इस विद्रोह का नेतृत्व जनजातीय सरदारों ने किया था। जगन्नाथ राजा का नाम मैंने आपको बता दिया। ये बहुत हिंसक और खूनी विद्रोह था। तो इस तरह से इस विद्रोह को अंग्रेजों ने निर्दयता के साथ, निर्ममता के साथ, बर्बरता पूर्वक, कठोरता के साथ कुचल दिया। तो ये पहला महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है, ठीक है, जनजातीय विद्रोह पर। इसे भूमिज विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये ओरिजिनली जो संथाल परगना है ना, जहां पर संथालों को अंग्रेज ने बचाया था, ओरिजिनली वहां पर पहले यही लोग रहा करते थे। इसके बाद में आता है अगला विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, जिसे चुआड़ विद्रोह भी कहते हैं। चुआड़ भी कहते हैं और कई लोग चुहाड़ भी कहते हैं। दरअसल ये शब्द जो है ना, नीची माने जाने वाली जाति के लिए यूज किया करते थे, घृणित शब्द था। तो ये भी एक जो है खतरनाक विद्रोह था। अकाल, बढ़े हुए भू राजस्व की मांग और दयनीय आर्थिक स्थिति की वजह से ये विद्रोह किया था। तो 1764 में जब अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध जीता, ठीक है, इसके तार बक्सर के युद्ध से जुड़े हैं। बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीते थे 1764 में, हमें पता है। बक्सर का युद्ध जीतने के बाद में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, मैंने आपको पहले भी बताया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार आ गए। और इसी वजह से उन्होंने भारत में नई नई नीतियां लागू की। पुराने जमींदारों को हटा के उनकी जगह पर नए जमींदारों को लाया गया और उनके साथ कर संबंधी समझौते किए गए।
इसी कड़ी में कई सारे आदिवासियों की जो है जमीनें चली गई, क्योंकि लगान की दर बहुत ऊंची थी। पहले के जो स्थानीय जमींदार थे ना, वो इतना ज्यादा ऊंची लगान से नहीं वसूल करते थे, ठीक है, लगान को इतना ज्यादा नहीं जो है लूटपाट मचाए थे। पर अंग्रेजों ने इस मामले में सबको पीछे छोड़ दिया। उन्होंने बहुत ऊंची ऊंची दरें जो है लगाई और लगान जो है बहुत ज्यादा वसूल किया, और इस चक्कर में इन लोगों की स्थिति खराब हुई, खासकर अकाल जैसे समय में। तो जब अकाल पड़ जाता था तो इनके पास में फसल भी खराब हो जाती थी, खाने के नहीं बचते थे, और ऐसे में इनकी जमीनें इनसे छीन ली जाती थी। अकाल हो गया, बढ़ा हुआ भू राजस्व हो गया, और ये दयनीय आर्थिक स्थिति ने मिदनापुर जिला जो है, ये वर्तमान में पश्चिम बंगाल और कुछ हिस्सा जो है झारखंड में पड़ता है, वहां की ये चुआड़ जनजाति जो है ना, चुआड़ मैंने आपको बताया था, एक्चुअल में ये चुआड़ भी है, उन्होंने जो है हथियार उठाया और विद्रोह किया। मैंने आपको शुरुआत में ये बात बता दी थी कि जितने भी आदिवासी विद्रोह आप पढ़ते हो, सबका लगभग एक ही कॉमन रीजन रहा है। मतलब भारत में आदिवासियों ने विद्रोह किए उनके खिलाफ हो रहे शोषण से बचने। जो अंग्रेज उनका शोषण कर रहे थे, हर तरह से उनको परेशान कर रहे थे, उसके खिलाफ ये विद्रोह हुए। तो ये आदिवासी लोग मूलतः किसान और आखेटक थे, और इनकी जमीन पर परंपरागत अधिकार हुआ करते थे। इसमें कुछ सारे जमींदार थे, किसान थे, पाइको भी एक प्रकार के जो है जमींदार टाइप के लोग थे, जिनके पास में कुछ भूमि वगैरह हुआ करती थी। तो ये विद्रोह 1766 से 72 तक, फिर 1795 में, 1816 और 1830 के बाद तक चलता रहा। काफी लंबे समय तक ये विद्रोह चला। समझ में आ रहा है? कहां गए आज सारे लोग? आज बहुत सारे बच्चे मुझे एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे क्लास में। भाई कमेंट करते रहो, आवाज आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? तो उस समय जो मिदनापुर का नवाब था, उस मिदनापुर के नवाब की सहायता से अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बुरी तरह से दबा दिया, और बार बार ये विद्रोह खड़ा हो जाता था, बार बार जो है ये फिर विद्रोह कर दिया करते थे। ठीक है, ये मुख्य रूप से अपने जंगल प्रमुख या जमींदार के पास इसे बोली पर छोड़कर दूसरी जमीन पर खेती करने को सदैव तैयार रहते थे। तो ये इनके खुद के अपने परंपरागत रूप से मैं बता रहा हूँ जमींदार थे, स्थानीय लोग ही इनको कंट्रोल करते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद उनको हटा के और इन्होंने अपने जमींदारों को बैठा दिया, और इसके साथ इनकी लगातार जो है टकराव होता था, झड़प होती थी, और इसी संघर्ष की वजह से जो है ना ये विद्रोह आगे बढ़ गया। 1771 में चुआर सरदार धातका के श्याम गंजन, कालीपाल और दुबराज के सुबला सिंह ने विद्रोह किया। फिर धीरे धीरे विद्रोह फैलता गया, और समय के साथ साथ अंग्रेजों को इस विद्रोह को दबाने के लिए सेना का प्रयोग करना पड़ा। यहाँ तक कि मिदनापुर के नवाब ने हाथियां भी, काफी सारे हाथियों को भी पहुंचाया, और इस सब की सहायता से विद्रोह को दबाने की कोशिश की गई। फिर 1798 में देखो दुर्जन सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया, है ना। तो इस तरह से काफी सारे चुआड़ों ने समय समय पर इस इलाके में विद्रोह किया और अंग्रेजों को परेशान किया, है ना। देखो आप, ये सारी की सारी गतिविधियां चुआड़ विद्रोह से जुड़ी हुई है। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार बेहद बर्बरता के साथ दमन कर दिया, खत्म कर दिया, दबा दिया। माधव सिंह, ठीक है, मोहन सिंह, कई सारे, लक्ष्मण सिंह, ऐसे नाम आपको मिलेंगे जो चुआड़ विद्रोह से जुड़े हुए हैं। कई सारे इतिहासकार इस शब्द को अच्छा नहीं मानते, और अच्छा इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये थोड़ा सा नीची माने जाने वाली जातियों के लिए यूज किया जाता था। घृणित शब्द था, निंदनीय था, एक प्रकार से अपमान करने के लिए शब्द का यूज करते थे। तो इसे जंगल महल आंदोलन के नाम से बोलते, जंगल महल आंदोलन। ठीक है, जंगल महल आंदोलन कभी आप सुने तो ये चुआड़ विद्रोह का ही एक नाम है, और ये सम्मान देने के लिए, ठीक है, क्योंकि चुआड़ जो है शब्द अच्छा नहीं लगता, और वो अपमानजनक माना जाता है, घृणित और निंदनीय माना जाता है। एक प्रकार से किसी को नीचा दिखाने के लिए, अपमान करने के लिए जब हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो ये वैसा ही था। तो इस विद्रोह को अंत में जो है समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आपको मिलेगा संथाल विद्रोह। जितने विद्रोह ब्रिटिश काल में हुए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह में एक विद्रोह है संथाल। संथाल विद्रोह के बारे में आपको पता होगा कि जो संथाल जनजाति है उनके द्वारा यह विद्रोह किया गया। उन्हें जानबूझकर अंग्रेजों के द्वारा एक मुख्य रूप से जो राजमहल के आसपास का इलाका था,
राजमहल से भागलपुर तक का इलाका, वहां पर लाकर उनको बसाया गया और इस पूरे इलाके को दामिन ए कोह के नाम से जानते थे। दामिन, अंग्रेजों ने इसे दामिन ए कोह के नाम से जो है संरक्षित किया और यहाँ पर काफी सारे जो है संथालों को लाकर बसाया गया, उनको खेती करवाई गई, उनसे लगान वसूला गया और सारी चीजें जो आम आदमियों के साथ होती थी, आम लोगों के साथ होती थी, वैसे संथालों के साथ भी। तो दामिन ए कोह के इलाके में संथाल रहते थे। शुरुआत में तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जब अंग्रेजों का लालच बढ़ता चला गया तो संथालों को भी दिक्कत होने लगी, क्योंकि बढ़ी हुई जो लगान की दरें थी वो उनसे नहीं हो पाती थी। बहुत ज्यादा लगान था, इसके लिए वो कर्जा लिया करते थे। काफी सारे महाजन, साहूकार, बड़े बड़े व्यापारी उनके इलाकों में जाके बस गए, जमींदार बस गए और ये लोग इनकी जमीनें छीन लिया करते थे। ठीक है, इस तरह से संथालों के अंदर गुस्सा लगातार बढ़ता चला जा रहा था और एक समय सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, इनके नेतृत्व में संथालों ने हथियार उठाए और इसी को संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता। ये विद्रोह 1857 की क्रांति के जस्ट पहले ही हुआ था, 1855-56 के आसपास, जब भारत में डलहौजी वायसराय हुआ करता था। गवर्नर, उस समय गवर्नर जनरल था, वायसराय बाद में हुआ। जब डलहौजी गवर्नर जनरल हुआ करता था तो उसके काल में ये विद्रोह हुआ था। तो संथाल खेती करने वाली जनजाति थी और उन्होंने जमींदारों के खिलाफ ये विद्रोह किया था, जब वो लगातार उनका जो है शोषण कर रहे थे, उनकी जमीनें छीन रहे थे और उनको भूमि से बेदखल कर रहे थे। और मैंने आपको बता ही दिया, पहले अंग्रेजों ने ही उनको इस इलाकों में संथालों को बसाया और इनसे खेती करवाई और यहाँ से पहाड़िया जनजाति जो है उनको सबको वहां से भगा दिया और इस इलाकों में फिर इनको बसाया गया। साहूकारों ने पुलिस का समर्थन हमेशा उनको प्राप्त था, क्योंकि साहूकार जो है वो लगातार मनमाना ब्याज वसूल करते थे, इनकी जमीनें जो है अपने नाम कर लिया करते थे और जब ये लोग पुलिस के पास जाते थे, पुलिस भी साहूकारों के साथ मिली थी, है ना। हमारे जो कहावत है ना, सैयां भय कोतवाल वाली बात थी। तो ये सब मिले हुए थे, साहूकार, पुलिस, प्रशासन, कोर्ट कचहरी सब मिले हुए थे आपस में। तो ये सारे लोग, इनको जो है समर्थन था, इन्होंने जमींदारों का साथ दिया और किसानों पर लगातार अत्याचार, किसान मतलब संथाल। अब मैं आपको वही कह रहा हूं कि जब आपका खुद का एक व्यवस्था होता है, सिस्टम होता है और आपको उस सिस्टम से बेदखल कर दिया जाता है, आपकी जगह किसी नए व्यक्ति को बिठाया जाता है, तो गुस्सा तो आता है। तो इनकी जो है हालत इतनी खराब हो गई कि इनको जो है अपने परिवार का पेट नहीं पाल पा रहे। तो ऐसी स्थिति में भूमि से बेदखल करने लगे और ये आंदोलन बन गया अंग्रेजों के खिलाफ। धीरे धीरे संथाल संगठित होने लगे और एक प्रकार से उन्होंने जो है सारे महाजनों को, साहूकारों को वहां से बाहर निकालना शुरू कर दिया। अब वे उनको पर हमला करने लगे। बाहरी लोगों को ये लोग दीकू के नाम से बुलाते थे। दीकू मतलब आउटसाइडर्स, जो बाहर से आकर वहां पर बसा था। तो ये लड़ाई उन सभी बाहरी लोगों के खिलाफ हो गई जो इनके इलाकों में आकर रहते थे, बस गए थे, चाहे वो साहूकार हो, महाजन हो, जमींदार हो, कोई भी हो, और बस इनके खिलाफ हमले होने लगे। अब अंग्रेजों को इस पूरी चीज को अगर चलाना है आगे तो इसको रोकना पड़ेगा। उन्होंने एक सैनिक टुकड़ी भेजी, इन्होंने जो है उसका सामना भी किया, सफलता के साथ सामना किया, तो फिर बड़ी सेना भेजनी पड़ी और इस तरह जो है संथालों का विद्रोह तब दबाया गया जब सिद्धू, कान्हू और इनके नेताओं को मार दिया गया। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा संथाल विद्रोह के बारे में। संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? सिद्धू और कान्हू, है ना, चांद और भैरव, दो मुर्मू बहनें भी थी। तो इन लोगों ने, ये मुर्मू भाई और मुर्मू बहन, इन्होंने ये विद्रोह किया था। आखिरकार संथालों ने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी। क्या है कि ये सारी परेशानी की, सारी समस्या की जो जड़ थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो कंपनी के शासन का अंत मतलब यहां से कंपनी को बाहर कर दिया, भगा दिया गया सारे बाहरी लोगों को और बस विद्रोह आगे बढ़ गया। भागलपुर और राजमहल के इलाके को स्वायत्त घोषित कर दिया, आजाद घोषित कर दिया। अब कोई कंपनी का शासन नहीं, कोई महाजन नहीं, कोई, सब हमारा, जो भी है सब हमारा। ठीक है, अब सारी चीजों पर कब्जा कर लिया गया और विद्रोह को आखिरकार 1855-56 तक, मतलब 56 में कुचल दिया गया, विद्रोह खत्म हो गया। और फिर बाद में सरकार ने इस पूरे इलाके को संथाल परगना के नाम से गठित कर दिया। यहाँ एक नया संथाल परगना बना है सिर्फ संथाल जनजाति के लिए, और वहां पर अब इनकी जमीनों पर कब्जा करना,
इनको इनकी जमीनों से बेदखल करना, है ना, ये सारी चीजें बंद कर दी गई। और अंग्रेजों को लगा कि शायद इस चीज को करने से इनका जो है वो थोड़ी सी संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि इनको मुख्य रूप से शिकायत हुई थी इनकी जमीनों से बेदखल कर देना, इनकी जमीन छीन लेना और इनके ऊपर अत्याचार करना। तो ये हो गया संथाल विद्रोह और इस तरह से समाप्त हो गया। इसके बाद में आता है मुंडा विद्रोह। अगला महत्वपूर्ण विद्रोह जो ब्रिटिश काल में आदिवासियों के द्वारा किया गया ये है मुंडा विद्रोह। आप सबने सुना होगा बिरसा मुंडा का नाम। इस विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा ही थे। और संथाल तो आपको पता है हमारे जो वर्तमान राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी संथाल जनजाति से ही, इसी जो संथाल विद्रोह मैंने आपको पढ़ाया, सिदो कानू चांद भैरव ये सब भी मुर्मू ही थे। तो मुंडा विद्रोह को इतिहास में उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। इसका जो आप नाम देखेंगे ना, इसे उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। उलगुलान विद्रोह के नाम से क्वेश्चन यूपीएससी में आया भी था, ठीक है। किस विद्रोह को निम्नलिखित में से उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो उलगुलान विद्रोह जो है वो यही है, मुंडा विद्रोह। और इसे महान हलचल भी कहते हैं, महान हलचल। इसका मतलब है महान हलचल। उलगुलान का मतलब जब कोई बड़े पैमाने पर विद्रोह करता है, ठीक है, विरोध करता है, या कोई बहुत बड़ी घटना होती है ऐसी, जैसे भूकंप आता है तो धरती कैसे कांपती है कि नहीं, वैसे ही हलचल होती है ना, वैसे ही एक बड़ी हलचल उलगुलान विद्रोह के नाम से जानी जाती है, मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा इसके नायक थे और बिरसा मुंडा को धरती बाबा के नाम से जाने, एक प्रकार से वो भगवान माने जाते हैं, धरती बाबा भी बोला जाता है, ठीक है। उन्हें देवता माना गया, उनकी पूजा आज भी आपको पता है मुंडा जनजाति के द्वारा उनकी पूजा की जाती है। तो ये विद्रोह उन्हीं से जुड़ा हुआ है, 1899 के आसपास ये विद्रोह हुआ था। लेकिन जो सारे विद्रोह से इस विद्रोह को अलग करता है, जरा मेरी बात ध्यान से समझना, जितने भी आदिवासी जनजाति विद्रोह आप पढ़ते हो ना, उसमें जो चीज अलग करती है मुंडा विद्रोह सबसे, वो है इस विद्रोह का स्वरूप। आमतौर पर जितने भी विद्रोह आप लोग देखेंगे अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह हुए हैं, उसमें मुख्य जो उद्देश्य हुआ करता था वो बाहरी लोगों को भगाना और अंग्रेजों के महाजनों के सबसे शोषण से जो है वो आदिवासियों को बचाना। एक प्रकार से ये उद्देश्य हुआ करते थे विद्रोह के। मुंडा विद्रोह की खास बात यह है कि जो मुंडा विद्रोह है ना, हाँ, धरती आबा, धरती बाबा सब नाम से जाना जाता है। तो ये जो मुंडा विद्रोह हुआ है ना, मुंडा विद्रोह के साथ में एक चीज जुड़ी हुई है खास बात, कि इसका स्वरूप राजनीतिक भी था, धार्मिक भी था, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सारे लक्ष्य थे। आप देखोगे इस विद्रोह, इस मामले में मुंडा विद्रोह सबसे अनोखा है। इस विद्रोह का स्वरूप जो है ना, सामाजिक भी है, धार्मिक भी है और राजनीतिक भी है। समझ में आपको? इस प्रकार से इसका लक्ष्य एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना, अकाल और बीमारी से पीड़ित लोगों की सेवा करना, कर्मकांड से हटकर एकेशवाद पर बल देना और ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार का कर अदा न करके एक मुंडा राज्य की स्थापना करना। मतलब जितने भी विद्रोह हम आदिवासियों के देखते हैं उसमें एक प्रकार से बड़ा एडवांस दिखाई देता है अपने सारे विद्रोह की तुलना में, क्योंकि इसके लक्ष्य बड़े जो है अच्छे हैं। ये चाहता है कि जितने भी धार्मिक रूप से कट्टरता या धार्मिक अंधविश्वास मुंडा समाज में है वो सब खत्म हो जाए। उसकी जगह एकेश्वरवाद, मतलब एक प्रकार से धर्म सुधार की बात भी करता है। ये भी कहता है कि जितने भी अंग्रेजों के कानून हैं उन कानूनों को नहीं मानना। जैसे महात्मा गांधी एक समय आगे जाके कर न अदा करने का कानून, तो ऐसे ही जितने भी टैक्स अंग्रेज सरकार ने लगाए हैं वो टैक्स अदा ना करे, उसको लेकर भी इन्होंने विद्रोह करना, ये भी इनका एक लक्ष्य था। शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना, जो समाजवाद में आपको दिखाई देता है। समाजवाद शोषण मुक्त समाज की बात करता है, समता की बात करता है, तो इसमें आपको समाजवाद दिख जाएगा, गांधीवाद दिख जाएगा, कई सारे धर्म सुधार आंदोलन आपको दिख जाएंगे, है ना। है अपने आप में काफी अनोखा ये आंदोलन। और एक मुंडा राज्य की स्थापना, मतलब राजनीतिक लक्ष्य भी है एक मुंडा राज्य की स्थापना करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑल इज वेल। तो ये चीज जो मैं आपको बता रहा था मुंडा विद्रोह में काफी अलग है
कि इस विद्रोह में आपको ऐसे अलग अलग प्रकार के लक्ष्य दिखाई देंगे जो किसी भी विद्रोह में नहीं है। अभी मैंने आपको संथाल विद्रोह पढ़ाया, चुआड़ विद्रोह देखा, पहाड़िया विद्रोह देखा, उनमें आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी कि वहां पर ऐसे अलग अलग तरीके के लक्ष्य रखे गए। ये सिर्फ इसी में था। क्यों? क्योंकि इस विद्रोह का जो नेता है बिरसा मुंडा, वो एक प्रकार से काफी जागरूक व्यक्ति था, एक तरह से मिशनरियों के साथ में रहा हुआ, काम किया हुआ व्यक्ति, जो थोड़े नए विचारों से परिचित है, थोड़ा आधुनिक है, इन सब में आधुनिक था और वो इनकी समस्याओं को समझ रहा था। उसने देखा कि कैसे भोले भाले आदिवासियों को बहला फुसलाकर उनमें जो है ईसाई धर्म का, क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया जा रहा है। दरअसल मिशनरी वाले क्या करते थे, इन इलाकों में जो आदिवासी लोग थे, जो गरीब थे, अभावग्रस्त थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, उनको बहला फुसला के क्रिश्चियन बनाते थे। ये बोलना कि तुम्हारी परेशानी का कारण भगवान है, देखो तुम अगर भगवान को मानते रहोगे तो ऐसे ही रहोगे, तुमको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर वाले ने, भगवान ने तुमको क्या दिया है, उसने तुमको जो है इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी भूख दी, गरीबी दी, कुछ नहीं दिया, हमारे साथ आओ, क्रिश्चियन धर्म को अपना लो, ईसाई धर्म को अपना लो, गॉड तुम्हारी सारी समस्याओं को सॉल्व कर देगा, फिर हम तुम्हें कपड़ा देंगे, हम तुम्हें खाने को अनाज देंगे और तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो वो समझता था कि ये जो मिशनरी लोग हैं ना, ईसाई मिशनरी, ये किस तरीके से काम करते हैं। तो वो लगातार जो है मुंडाओं को इस सबसे बचाने की कोशिश करता था। फिर वो ये भी देख रहा था कि किस तरीके से साहूकारों ने, महाजनों ने, जमींदारों ने इनकी जमीनें छीन ली है, इनसे जबरदस्ती लगान वसूला जाता है, ज्यादा लगान वसूला जाता है और इसके लिए इनका शोषण भी होता है। तो इस सब को देखते हुए उसने जो है इस तरीके के लक्ष्य रखे और इसे जो है बिरसा मुंडा के नेतृत्व के नाम से भी जाना जाता है। धरती आबा और धरती बाबा भी कई लोग कहते हैं। अलग अलग तरह से इस विद्रोह को आपने पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप देखें तो मैंने कहा कि इस विद्रोह के कार्यक्रम राजनीतिक भी थे, सामाजिक भी थे, धार्मिक भी थे। राजनीतिक कार्यक्रम की अगर बात करें मुंडा विद्रोह के, बिरसा मुंडा के, तो सबसे पहले सरकारी नियम और कर्मचारियों की अवहेलना करना, ये सब महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में दिख जाएगा। असहयोग करना, अवहेलना करना, अवज्ञा करना, सब दिख जाएगा ना। तो ये वही है, सरकारी नियमों को नहीं मानेंगे, टैक्स नहीं देंगे, मालगुजारी पर रोक लगाना, टैक्स वगैरह नहीं देंगे, एक मुंडा राज्य की स्थापना करेंगे जहां पर हम ही सारी चीजें तय करेंगे, कोई बाहर ही नहीं करेगा। जमीन पर किसानों का नियंत्रण होगा, किसी बिचौलियों का, जमींदार का, किसी का भी नहीं होगा। सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाना, ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करना और एक मुंडा राज्य की स्थापना। जैसे हमारे यहाँ होता ना कि जब बहुत ज्यादा अत्याचार और अन्याय बढ़ जाता है तो हम चाहते हैं कि कोई नई व्यवस्था आ जाए, नया सिस्टम आ जाए। तो ऐसा ही नया सिस्टम लाना, नई व्यवस्था लाना और इस सबको जो है समाप्त करना। तो ये हो गए मुंडा विद्रोह के राजनीतिक कार्यक्रम। बिरसा मुंडा के बारे में आपको पता होगा, वो खुद को चमत्कारिक शक्तियों से युक्त मानता था। उसको ऐसा लगता था कि उसके पास में जो है ना, मालगुजारी मतलब लगान, भूमि का जो कर होता है, भू राजस्व, जब आप भूमि पर खेती करते हैं तो उस खेती से जो उपज होती है उसमें से एक हिस्सा आपको राज्य को देना होता है, सरकार को, राज्य को, जो भी आप समझे। इसी को मालगुजारी कहते हैं, इसी को भू राजस्व कहते हैं, लैंड रेवेन्यू कहते हैं, अलग अलग नाम है। तो ये मानता था कि इसके पास चमत्कारिक देवीय शक्तियां हैं और इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये दावा करता था कि अगर मुझे कुछ होगा तो मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा और आप लोगों को भी अगर कोई परेशानी हुई तो मैं जो है उसे ठीक कर दूंगा। मतलब मेरे होते हुए अंग्रेजों की जो गोलियां हैं, वो गोलियां आपके ऊपर फूल बनकर बरसेगी, वो गोलियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। उनके हथियार मेरे सामने बेबस हो जाएंगे, मेरे सामने उनका एक भी हथियार काम नहीं करेगा। इस तरह के जो है वो दावे करते थे और उनका मानना था कि उन्हें ईश्वर के दर्शन हुए और उसके पास लोगों को रोगों से ठीक करने की शक्ति है, कि मुझे सीधा भगवान नहीं भेजा है और मुझे उन्होंने शक्तियां दी हैं, पावर्स दी हैं, ठीक है। और सुपर नेचुरल, जिसको बोलते हैं सुपर नेचुरल पावर्स। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया मैं उसे ठीक कर दूंगा, यदि कोई व्यक्ति को गोली लग गई मैं उसे ठीक कर दूंगा। और इस तरह से वो लगातार मुंडा लोगों को संगठित करता रहा। क्या है, सबसे पहले डर के ऊपर विजय पाना जरूरी है। बिरसा मुंडा, हो सकता है कि शायद सही में ऐसा मानते हो
पर कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं लगता होगा उनको, बाकी वो सिर्फ ऐसा इसलिए बोलते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डर दूर हो जाए। अब उन्हें पता है ना कि अंग्रेजों के साथ लड़ना है, वो अंग्रेजों के पास तो बंदूकें हैं, हथियार है, तो कौन उनका साथ देगा। सामने वालों को ये भरोसा कई बार हम भी तो करते हैं, ऐसा कि नहीं करते हैं, किसी चीज में जिसमें जोखिम हो, रिस्क हो, और हम किसी को उस चीज को करने के लिए बोले तो हम उसको क्या कहते हैं, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, डोंट वरी, मैं देख लूंगा। कई बार हम इस तरीके की तसल्ली देते हैं, दिलासा देते हैं सामने वाले व्यक्ति को, ताकि वो हमारे साथ चले या वो काम करे। तो ऐसे ही मुंडाओं को, जो उनकी जनजाति के लोग थे, उनको विद्रोह में लाना इतना आसान भी नहीं। लोगों को डर भी लगता है कई बार, कैसे हम लोग लड़ेंगे, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से उसने जो है लोगों को अपने आप से, ईश्वर से जोड़ के उनके भय को मुक्त करने की कोशिश की। वो मिशनरी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति था, वैष्णव धर्म से जुड़ा था, और मिशनरी शिक्षा प्राप्त होने से फायदा हुआ कि उसको पता था ये इनके सारे ट्रिक्स, कि कैसे मिशनरी लोग जो है वो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना के और उनको ईसाइयत में कन्वर्ट करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, धर्मांतरण करवाते हैं, सब जानता था। और वही चीज जब उसने देखी कि उसके लोगों के साथ हो रही है, मुंडाओं के साथ हो रही है, तो चुप कैसे बैठ सकता था। इसीलिए वो लगातार इन मिशनरियों की चीजों को जो है वो लोगों को बताता था, इनकी हरकतों के बारे में, इनकी पोल खोलता था। आखिरकार ब्रिटेन की सरकार ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। अब इन्होंने आपस में क्या तय किया कि ठीक है, विद्रोह करना है। विद्रोह करने के लिए बकायदा इन्होंने अपनी एक सेना भी बना ली। ठीक है, ये भी विश्वास हो गया कि बिरसा मुंडा के होते हुए किसी को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो देवीय शक्ति वाला व्यक्ति, चमत्कारिक शक्ति वाला व्यक्ति है। विद्रोह हुआ और धीरे धीरे अंग्रेजों और मुंडाओं के बीच झड़प होने लगी। एक तरफ तीर कमान के साथ लड़ रहे मुंडा, और दूसरी तरफ आधुनिक बंदूकों से, हथियारों से लड़ रहे अंग्रेज। तो ये इनके बीच में जो है लगातार झड़पें होती, युद्ध हुए, सब हुआ। और एक समय के बाद जो है अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा भी दिया, क्योंकि आप कितने भी साहसी हो, बलिदानी हो, आपके अंदर कितना भी जोश हो, पर एक प्रैक्टिकल अगर हम देखें, व्यवहारिक बात, तो आप हथियारों से, बंदूकों से, तीर कमान के द्वारा नहीं जीत सकते। तो वही हुआ, अंग्रेजों के पास हथियार भी ज्यादा थे, सेना भी थी, उनके पास पुलिस भी थी, और ये सारी चीजों के चलते हुए इन्होंने विद्रोह दबा दिया। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया, जेल में बंद कर दिया गया। अब वहां पर एक दिन अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। कई लोग ये मानते हैं कि अंग्रेजों ने उनको विषैला पदार्थ दिया, जहर दिया, कुछ दिया, और इस तरह से जो है उनकी मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। तो ये 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई, और ये विद्रोह जो है वैसे दबा दिया गया। तो ये भारत के कई सारे महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह में अपना एक अलग महत्व रखता है, स्थान रखता है। अगला विद्रोह जो है वो है खासी विद्रोह। आपने सुना होगा, भारत में मेघालय के पठार में है ना, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां, सब आप भूगोल में पढ़े होंगे। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा इन्हीं इलाकों में होती है, और यहीं पर मौसिन राम, चेरापूंजी और ये सब स्थित है। तो ये जो पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ियों के नाम यहाँ रहने वाली जनजातियों के नाम पर पड़े। गारो जनजाति के नाम पर गारो पहाड़िया, खासी जनजाति के नाम पर खासी पहाड़िया, और जयंतिया जनजाति के नाम पर जयंतिया पहाड़िया। तो ये विद्रोह जुड़ा है खासी पहाड़ी में रहने वाली खासी जनजाति से। वही कारण कि जब इन्होंने इनसे जबरदस्ती काम करवाया, मजदूरी करवाई, श्रम करवाए, एक प्रकार से शोषण। जब आप किसी से अमानवीय तरीके से काम करवाते हो, जानवरों की तरह काम करवाते हो, बिना उसकी मर्जी के काम करवाते हो, बाध्य करते हो काम करने के लिए, ये सब शोषण में आता है। तो एक तरह से इनका शोषण हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ। और तब इन्होंने जो है, क्योंकि सड़क बनाने में इन लोगों को मजदूरों की तरह काम करवाया गया, तब सीधी सी बात यह है कि अंग्रेज भारत में जो है ना बहुत सारा काम तो जबरदस्ती करवाते। जहां उनको लगता था कि मजदूरों की जरूरत है तो वो जबरदस्ती मजदूरी करवाते थे। बदले में या तो पैसा नहीं देते थे, या पैसा देते थे तो बहुत कम। मतलब ये मान लीजिए कि पूरे महीने भर आपसे काम करवा के आपको 2-3 दिन की दिहाड़ी या मजदूरी वो लोग दे दिया करें, बस ये मान लो। ऐसे में कोई कैसे काम करे, कोई नहीं करना चाहिए। ऊपर से काम नहीं करने पर लात मारना, घूसे मारना,
कोड़ों से पीटना, उसका घर जला देना, इस तरीके की चीजें भी होती थी। तो जबरदस्ती जब आप इस तरीके का शोषण करोगे तो कोई भी नाराज हो जाएगा। कौन कौन अत्याचार को, शोषण को सहन करेगा यार। तो ये गारो और जयंतिया पहाड़ियों के बीच पहाड़ी क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद जब अंग्रेजों ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया ना, धीरे धीरे, आपको तो पता ही है कि उन्होंने बंगाल जीता और बंगाल के साथ ही आसपास के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। तो वहां सिलहट के साथ ब्रह्मपुत्र घाटी में एक सड़क का निर्माण करना चाहते थे, क्योंकि उनको, ठीक है, लगातार अपने अभियान करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए सड़कों की जरूरत पड़ती थी और अपनी सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी होती थी। तो वो सड़क बनाने चाहते, और इसके लिए बंगालियों और मैदानी क्षेत्रों से श्रमिकों को लाया गया, इस इलाके में लोगों को बसाया गया, लाया गया मजदूरी करवाने के लिए, काम करवाने के लिए। इसी कड़ी में आप देखो खासी, गारो, खम्पति, सिंहपोस, कई सारे इलाकों ने, मतलब ये जो जनजाति है, इन्होंने मैदानी क्षेत्रों से आए बाहर के लोगों को वापस भेजने के लिए इस आंदोलन को बढ़ाया। बाहरी लोगों को तो मैंने कहा ना, आदिवासी लोग पसंद नहीं करते थे। बाहर से जब भी लोग उनके इलाकों में जाते थे तो वो आमतौर पर या तो मार दिया करते थे या उन्हें भगा दिया करते थे। कई सारी जनजातियां आक्रामक हुआ करती थी, हिंसक हुआ करती थी, तो वो मार भी दिया करती थी। कई सारी जनजातियां ऐसी थी जो मारती नहीं थी, सिर्फ उनको डरा धमका के भगा देती थी। अब समस्या ये है कि अंग्रेजों ने इन लोगों को यहाँ पर बसाया काम करवाने के लिए, और ये जो है ये इन्हें पसंद नहीं आ रहा है। तो तीरथ सिंह के नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह कर दिया। एक कारण तो ये था कि इनसे भी जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था, और दूसरा ये लोग बाहर वाले जो आए थे इनको भी भगाना था। तो इस तरह से विद्रोह हो गया, ये संगठित हो गए और ये प्रसिद्ध विद्रोह बन गया। आखिरकार 1833 तक अंग्रेज ने इसको कुचल दिया, इसको भी नष्ट कर दिया, और ये विद्रोह भी दबा दिया गया। अगला है कोल विद्रोह, छोटा नागपुर के आसपास आपको मिलेगा। वहां रांची, सिरभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूग जो है के इलाकों में फैला था। 1831 के आसपास ये विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह की आग उस समय सुलगी जब कोल मुखियाओं से बड़े पैमाने पर जमीन का हस्तांतरण किया गया। इनसे इनकी जमीन छीन ली गई और हिंदुओं को, सिखों को, मुस्लिमों को, बाहरी लोगों को इनकी जमीन दे दी गई। तब जाके इन्होंने विद्रोह किया। ठीक है, इस कार्य से छोटा नागपुर के कोल नाराज हुए और 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में इन्होंने हजारों बाहरी लोगों को, किसानों को मार दिया या जला दिया। तो ये विद्रोह भी हिंसक था। आदिवासियों विद्रोह की एक जो खासियत और स्वरूप आपको दिखेगा, आमतौर पर सारे आदिवासी विद्रोह हिंसक थे या ठीक है, उसमें आपको मार काट लूट सब चीजें दिख जाएगी। तो इस तरह से इन्होंने इस विद्रोह में काफी सारे लोगों को मार दिया, भगा दिया, जला दिया, जो भी है। फिर आखिरकार शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर सेना भेजनी पड़ी। सैन्य अभियान चलाया गया, है ना। सैन्य अभियान के साथ साथ फिर जो है वो तो अंग्रेजों के साथ आखिर में यही था कि जब भी कोई चीजें ऐसी जाती तो फिर वो सेना या पुलिस के दम पर, डंडे के दम पर वो चीजें करते थे। आखिरकार विद्रोह को दबा दिया गया और फिर से लॉ एंड ऑर्डर को, कानून और व्यवस्था को मेंटेन किया गया। तो ये था कोल विद्रोह 1831 का। फिर बात करते हैं खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह को कई लोग कोंद के नाम से भी जानते हैं। कोंद, कोंद विद्रोह बेसिकली लगभग आप देखोगे कि जितने भी विद्रोह मैंने आपको बताया ना, वही चीज है, जल, जंगल और जमीन, इनको लेकर ही। जब आप आदिवासियों से उनके परंपरागत अधिकार छीन लोगे, भाई मैंने आपको अभी कहा ना कि वो जंगल पे उनका अधिकार है और जमीन पर उनका अधिकार है, तुम बीच में घुस आए। अब तुम उनसे कह रहे हो कि हमको लगान दो, और लगान देने के लिए तुमने वहां पर एक जमींदार को, नए व्यक्ति को बीच में जो है एंट्री करवा दिया। तो धीरे धीरे जो है ना, ये सारे विद्रोह ऐसे ही होने लगे। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था उन लोगों की जब उनसे जबरदस्ती खेती करवाई जा रही है या उनकी जमीन से उनको भगा के दूसरे व्यक्ति को वहां पर जो है जमीन दे दी गई, वो सारी चीजें। तो इस तरह से 1837 से 56 ये जो कोंड विद्रोह या कोंद विद्रोह है ना, मैंने आपको बताया, ये मुख्य रूप से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और इस पूरे इलाके में रहने वाली कोंड या कोंद जनजाति के द्वारा किया गया, इसीलिए इसको कोंद विद्रोह किया। इसके दो कारण थे मुख्य रूप से। पहला कारण जो था
वो इनकी सांस्कृतिक परंपरा में दखल। इनमें चलती थी नरबलि की प्रथा, ठीक है, और अंग्रेजों ने उस नरबलि की प्रथा को समाप्त कर दिया, उस पर रोक लगा दी। इससे ये नाराज हो गए। तो एक तो वो सांस्कृतिक कारण बन गया, दूसरा वही बाहरी लोगों को लाए और इनको जो है जमीन से बेदखल करने लगे, इनकी जमीन इनसे छीनी गई, दूसरा कारण वही था। तो 1837 से 56 के बीच ओडिशा, आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, इन सब इलाकों में रहने वाली एक पहाड़ी जनजाति खोंड या कोंद ने कंपनी के शासन के खिलाफ विद्रोह किया। किसके नेतृत्व में? चक्र बिसोई नाम के एक नेतृत्व में किया था इन्होंने ये विद्रोह। तुमसर, काला आंधी और अन्य जनजातियां भी इसमें शामिल हो गई। मुख्य कारण वही जनजातीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, जो मैंने आपसे कहा कि इनके जो एक परंपरा थी, इस परंपरा के अनुसार जो नरबलि की परंपरा और प्रथा इनमें चलती थी उसको इन्होंने खत्म कर दिया। तो इस चीज को लेके नाराज थे। और दूसरा, नए कर आरोपित कर दिए, नए नए टैक्सेस इनके ऊपर लगाए गए, नए नए जमींदारों को इनके इलाकों में भेजा गया, इससे भी ये लोग नाराज थे। तो नए जमींदारों को इनके इलाकों में बाहरी लोगों के आने से, नए कर लगाने से, रीति रिवाजों में दखल देने से मुख्य रूप से ये जनजाति नाराज थी और ये विद्रोह हुआ। ठीक है, तो जैसे ही चक्र बिसोई का नेतृत्व समाप्त हुआ, विद्रोह भी समाप्त हो गया। 1914 में फिर से खोंड विद्रोह इस आशा से शुरू हुआ था कि विदेशी शासन का अंत होगा और वो स्वायत्तता हासिल कर पाएंगे, आजाद हो पाएंगे। तो एक बार फिर किया गया था, नहीं लेकिन सफल हो पाया। इस तरह से ये हो गया खोंड या कोंद विद्रोह। अभी तक हमने काफी सारे विद्रोह देखे, हमने देखे पहाड़िया विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, संथाल, मुंडा, खासी, कोल, काफी सारे विद्रोह मैंने आपको आज कम समय में जो है, क्योंकि समय कम है ना, बहुत सारे विद्रोह करवाने हैं, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी करवा दिया। अगर मैं एक एक विद्रोह को आपको अच्छे से समझाने लगता तो शायद हम 2-3 से आगे नहीं बढ़ पाते। कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा से परिचय हो पाए आपका, क्योंकि कम से कम परिचय होना जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं है कि कोल विद्रोह हुआ था तो क्यों हुआ, कोंड विद्रोह क्यों हुआ, संथाल विद्रोह क्यों हुआ, मुंडा विद्रोह क्यों हुआ, किसने किया, है ना। तो इस तरह से ये भी हो गया। अगला है भील विद्रोह। भील तो आपको पता ही है, भारत में खास करके आपको मध्य प्रदेश में, गुजरात में, है ना, इस इलाकों में मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में। तो ये जो है ना भारत के पश्चिमी घाट के आसपास रहते थे, खानदेश में, मुख्य रूप से आसपास खानदेश के इलाका जो है वहां पर ये लोग रहते थे। तो ये पश्चिमी घाट में रहते थे और 1817 से 19 के दौरान इन्होंने ब्रिटिश शासन कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। और ये विद्रोह का कारण भी वही, इनके परंपरागत जंगल पर जो अधिकार थे, जमीन पर जो अधिकार थे, वो जब इनसे छीने गए और जबरदस्ती इनसे जो है ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूला गया, बाहरी लोग यहाँ पर आए, वही कारण था। तो इस तरह से भील राज के लिए इन्होंने भी, जैसे मुंडा राज के लिए उन्होंने, मुंडाओं ने विद्रोह किया, भील राज के लिए इन्होंने विद्रोह किया। तो भील विद्रोह भी काफी फेमस है। अगला है कोली विद्रोह। भीलों के ही पड़ोस में रहने वाली एक जनजाति कोली जनजाति ने उसी इलाके में 1829, 39 और बाद में 1844 से 48 के दौरान कंपनी के शासन के द्वारा विद्रोह किया था। वही चीज बार बार मैं आपको बता रहा हूं, सिस्टम, विद्रोह करने का कारण सिस्टम था, इनका तरीका था। जिस तरह से ये जबरदस्ती इनसे बहुत सारा टैक्स वसूल करते थे ना, वो कई बार वो नहीं दे पाते थे। तो वही कारण यहाँ भी है, कंपनी के शासन के थोपे जाने से। अब जब भी आपको लिखना हो ना, मैंने आपसे कहा कि अगर मान लीजिए मेंस में आप आदिवासी विद्रोह के ऊपर लिख रहे हैं, तो आपको बस ये समझना है कि क्या व्यवस्था थी और क्या व्यवस्था आ गई। पहले अंग्रेज जो थे ना, उनके आने के पहले मैंने आपसे कहा कि जितने भी राजा महाराजा थे, उनका एक चीज अच्छी थी कि उन्होंने जनजातीय आदिवासियों की स्वायत्तता को नहीं छेड़ा। अंग्रेजों के आने से लगातार इनके अधिकारों को छीना गया, जो परंपरागत रूप से इनके अधिकार थे वो इनसे छीने गए, और खास करके बाहरी लोगों को इनके इलाके में जो है एंट्री दिलवाई गई और इन लोगों ने इनका जबरदस्त शोषण किया, तब जाके इन्होंने विद्रोह किया। आप सारे में ये चीज लिख सकते हो, कॉमन है। इससे क्या हुआ, इससे ये और बहुत ज्यादा गरीब हो गए, इनकी हालत खराब हो गई, इनके पास खाने को भी व्यवस्था नहीं बची, ऐसी स्थिति इनकी हो गई। तो ये सारे विद्रोह में मेन कारण वही है। और कुछ कारण जो मैंने आपको बताया और भी, जैसे सांस्कृतिक कारण, कि इनकी संस्कृति में दखल, इनके परंपराओं में, रीति रिवाजों में दखल देना शुरू कर दिया,
वो चीज बर्दाश्त नहीं हुई, सब में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये कंपनी के शासन के थोपे जाने से नाराज थे। इससे क्या हुआ, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली और फिर जाके जो है इन्होंने विद्रोह कर दिया।